नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम लोग फिर से चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है, ठीक उसी तरह से जैसे 75-76 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष कांग्रेस हटाओ के नारे के साथ आया था, आज का नारा बदल गया है, बीजेपी हटाओ। बीजेपी हटाओ या आप इसको कह सकते हैं गुजरात लावी को हटाओ। इसके लिए इंडिया गठबंधन तैयार है पूरी तरह से। उसकी 4 बैठकें हो चुकी हैं। अभी रिसेंट जो आखिरी बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें बहुत कुछ तस्वीर सामने आई है। काफी कुछ चीजें निकल करके अब परफेक्ट गठबंधन, परफेक्ट रणनीति, उस हिसाब से काम शुरू भी हो गया है। हमारे सामने चर्चा के लिए एकत्र हैं, आज मैंने आमंत्रित किया है संजीव जी को। संजीव सिंह, नमस्कार, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संजीव जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है, उसकी रणनीति बन चुकी है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं कि गठबंधन के तहत राज्यों में जो सीट शेयरिंग होगी वो तय करेगा जो उस राज्य में डोमिनेट कर रही होगी, जो भी पार्टी होगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उसके साथ आपको अपनी सीटों को शेयर करना होगा। बार बार ये कहा जा रहा है मीडिया की तरफ से भी कि बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा में उत्तर प्रदेश से महज 1 सीट कांग्रेस के पास थी, सोनिया गांधी जी की। आज की तारीख में जो चीजें तस्वीर बन रही है वो क्या कांग्रेस के लिए कुछ कठिनाई भरा दौर हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर के? अजय जी, सबसे पहले तो आपके सारे जो दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं। और बहुत मौजूद सवाल आज की राजनीति पे आपने किया, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरह जो गठबंधन है इंडिया का, उसको लेकर के। इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही आप देखिए कि जब देश में पत्रकारिता नाम की चीज नहीं रहेगी, यानी एक जो चौथा स्तंभ इस देश का है वो भी आज देख रहे हैं कि अपनी दुर्गति की तरफ जा रहा है। और कहना गलत नहीं होगा कि शायद जिस तरह की संसद में अभी कानून पास हुए हैं, शायद आप जैसे लोग कुछ दिन बाद शायद नहीं होंगे। एक कटु सत्य है। तो इसलिए क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही और अराजकता में भरी हुई है, और उसका जीता जागता नमूना है कि इस देश की लोकतंत्र की आवाज को, मीडिया को समाप्त कर दिया। अब आते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है, और जिस तरह से आपने देखा जो अभी गोदी मीडिया के तहत यह कहा गया कि साहब आप 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगह कांग्रेस हार गई और मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, थोड़ा मैं शुरुआत वहीं से करता हूं। और फिर हमारे जो सहयोगी दल उनको लेकर के भी इंडिया गठबंधन की निश्चित है कि 5 राज्यों के पहले 3 बैठकें हो चुकी थी, और चौथी बैठक अभी हुई है, 2-4 दिन पहले दिल्ली में हुई है। उसके पहले जब बैठक हुई थी तो बार बार एक कयास लगातार कहा गया कि साहब आप जो प्रादेशिक चुनाव लड़ रहे हैं, आप वहां कोई गठबंधन नहीं, आपका सहयोग अपने साथी को नहीं दे रहे, ये तमाम आरोप लगे। और कहीं ना कहीं ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा कि हमारे सहयोगी दलों ने भी, हम लोगों ने भी एक दूसरे के ऊपर अपनी जो है उंगलियां दिखाई। या मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने 3 राज्यों में हुए चुनावों की बात की, इंडिया गठबंधन उससे पहले हो चुका था, उसके बाद भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं।
बावजूद इसके खासतौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के द्वारा या उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा या इन दोनों के बीच अभी बातचीत चली रहा था, तब तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको लेकर के थोड़ी गफलत सी पैदा हुई थी। बाद में हाई शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ उसको संभाला गया। यही मैं एक बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर के बार बार मुद्दा उठ रहा है कि यूपी में जब गठबंधन सीट की शेयरिंग होगी, उस पर जो बैठकें शुरू होंगी आपके अगले महीने से, तो समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस के बीच में जो एक तनातनी का माहौल अभी तक जो दिखाई दे रहा है, हालांकि उसको बहुत कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान की तरफ से की जा रही है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं, कैसे वो सेटल होगा? जी, मैं उसी बात पे अपनी बात को रख रहा था कि उस समय ये पूरी तरह से तय था कि ये जो गठबंधन हुआ वो 2024 की लोकसभा को लेकर के हुआ। इसीलिए और 5 राज्यों में जहां चुनाव हुआ, उन 5 राज्यों में देखिए कि एक तरह से बाइपोलर इलेक्शन था। मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और तेलंगाना में बीजेपी सपोर्टेड टीआरएस थी और कांग्रेस थी। और वहीं मिजोरम में देखिए कि वहां पर जो है मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी के लाइज है वो, और कांग्रेस किया था वहां एक और जो सत्ता में जो वहां का एक क्षेत्रीय दल आया। तो कहीं ना कहीं एक तो ये चीज जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में जो अनबन थी वो चीजें वहां तो खत्म हो गई, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि प्रबुद्ध जनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टी है, कि बीतीता है आगे की सोच, तो जो बीत गई वो तो उस पर चर्चा नहीं करना। तो हमारी लोकसभा को लेकर के ही हम गठबंधन बना। अभी एक देखिए नैरेटिव सेट किया गया कि साहब कांग्रेस हार गई। अब उन 5 राज्यों में कांग्रेस 11 लाख वोट ज्यादा पा रही है, तो क्या 11 लाख वोट पाने के बाद जो गोदी मीडिया है तो 11 लाख उस जनता का अपमान नहीं कर रही है? ठीक है, हम अगर कहीं 7% वोट कम पाए, कहीं 1.25% वोट कम पाए, कहीं 2% वोट कम पाए, लेकिन उसी तेलंगाना में जहां हम तीसरी पार्टी थे, यानी वहां पे टीआरएस के बाद भारतीय जनता पार्टी, ओवैसी की पार्टी थी, फिर कांग्रेस थी, और हम वहां पर 6 महीने में मेहनत करके जनता का विश्वास जीते। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ओवैसी और राजा सिंह की मिली भगत से ऐसा कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं छोड़ा जिससे वो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। वहां पर मुद्दे आधारित कांग्रेस की सरकार बनी। और एक नैरेटिव जो गोदी मीडिया हमारे प्रति दिखाता है, मैं आपके चैनल से आग्रह करूंगा कि कभी मिजोरम की बात करें। मिजोरम के मुख्यमंत्री माननीय जोरमथांगा ने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने क्या कहा कि अगर नरेंद्र मोदी मिजोरम आकर के चुनाव प्रचार करेंगे तो उनके साथ मैं मंच साझा नहीं करूंगा। उस मिजो नेशनल फ्रंट ने भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का घटक दल था अपने को अलग कर लिया, और इसी डर से और क्या कहा था कि मणिपुर की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बुरा रोष है मिजोरम में, और इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ हमारा आगे जो गठबंधन चले, और हम नहीं उनके साथ मंच शेयर करेंगे। क्या मोदी जी के मन में मिजोरम नहीं था क्या? जैसे नारा लगा कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, तो मिजोरम के मन में मोदी नहीं था क्या? देश के प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता। तो ये इस बात का भी दिखता है कि कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, और 11 लाख वोट इस बात को बता रहे हैं कि लोकसभा में मजबूती से कांग्रेस साथ लोग जुड़ेंगे। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, बहुत अच्छी बात, अभी जो मीटिंग हुई उसमें अखिलेश जी के माध्यम से बात आई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हम आपस में बैठेंगे। निसंदेह हम लोग सम्मान करते हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी दल है, और सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश जी ने कहा कि हम अपने उम्मीदवारों को एक दूसरे को देख करके तय करेंगे कौन कहां लड़ने लायक है, कौन कहां वहां पे रहेगा, इसको लेकर के। और मुझे लगता है कि जल्दी ही सीट शेयरिंग को लेकर के निसंदेह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना यहाँ पे उम्मीदवार भी तय कर लेगी। ये आपने ठीक कहा, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि यूपी में अगर हम बात करते हैं तो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो, इन तीनों ने काफी कुछ मन बना लिया है कि क्या करना है, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बाकी है बस, और वो गोटियां बैठा दी जानी है।
ऐसे में अगर हम ये चाहें, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पोजीशन होगी कांग्रेस की? अभी देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार जो कमजोर कतिपय मीडिया के द्वारा दिखाया गया, अभी हम विधानसभा में ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हम 2.5% वोट पाए। हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन एक राजनीति में एक समय होता है कि हमें लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस मेहनत की बदौलत हम आगे बढ़े। और अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 5 महानगरों में हम सेकेंड पार्टी थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ते, कुछ ही वोटों से नहीं तो हमारे 5 जगह मेयर होते। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, जो अपनी यूपी जोड़ो यात्रा पिछले 20 दिसंबर से सहारनपुर से प्रारंभ की है और 12 जनवरी को आकर के 12 जनवरी 2024 को आकर के लखनऊ में समाप्त होगी। सहारनपुर से अभी यात्रा मुरादाबाद पहुंचने वाली, मैं यात्रा के साथी था। और लगातार जो उसमें लोगों का मतलब वहां के जो गन्ना किसान हैं, आपको बताऊं कि जो सरकार कह रही थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, अजय जी 23 समाप्त होने जा रहा है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बात कर रहे हैं। 6,500 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। और इसी देश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि गन्ना किसानों का बकाया 12 दिन में मिलेगा, और नहीं 12 दिन में मिलेगा तो बैंक इंटरेस्ट के साथ मिलेगा 6,500। तो गन्ना किसान हो, युवा हैं, लगातार यूपी जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी तरह से जो सहयोगी दल है, आरएलडी ने भी वहां पे किसान पंचायत लगाई, और वहां पर इसी मुद्दे पे कि जो एमएसपी की गारंटी के कानून का वादा प्रधानमंत्री ने किया था पिछले बैसाखी में, जब किसान आंदोलन जो 700 ज्यादा किसान शहादत को प्राप्त हुए इसी सरकार की बदौलत, आज भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो निसंदेह सभी समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में जंजय जा रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारी रैलियों को, हमारे प्रचार तंत्र को कहीं भी एक संगठित मीडिया है या सत्ता प्रदत्त मीडिया वो दिखाने का प्रयास नहीं करता, लेकिन जनता के दिल में वो जगह बनती जा रही है, जो हमारी यूपी जोड़ो यात्रा के तहत लोग सड़कों में निकल रहे दिख रहे हैं। एक चीज और आ रही है कि अगर हम पूरे गठबंधन की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश में जैसे आपने बताया कि अजय राय जी अपना यूपी जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, बिहार में अगर आप चले जाएं तो वहां तेजस्वी लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। यही चीज आप अगर दक्षिण में चले जाएं तो दक्षिण में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ बाकी पंजाब में भी वो चीजें दिखाई देती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यूपी में अभी तक जो कुछ भी हुआ है, अखिलेश जी सड़क पर आने से क्यों हिचकिचाते हैं या गुरेज कर रखते हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल मैं उसका जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि ये हमारे समाजवादी पार्टी के नेता या उनके प्रवक्ता जवाब दे सकते हैं। आप भी इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं और अच्छी जानकारी आपकी है। जब तक सड़क पर आप नहीं उतरेंगे, केवल सोशल मीडिया के मार्फत कितनी लड़ाई लड़ पाएंगे आप बीजेपी से, जबकि सोशल मीडिया में आपसे बहुत ज्यादा उनका प्रभाव है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपकी बात अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सुन रहे हो तो बिल्कुल, क्योंकि आप तो निष्पक्ष भूमिका में बात कर रहे हैं, तो इस बात पे अमल भी करना चाहिए कि आपको अगर कमी दिख रही है तो निसंदेह कहीं ना कहीं आपने इस चीज को देखा है, और समाजवादी पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं एक स्वस्थ मनचित से, तो उनको लगना भी चाहिए। क्योंकि हमने देखा अभी आप लोगों ने जो लोकसभा के 146 लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों का निलंबन हुआ, उसके बाद इंडिया ने ये ऐलान किया था कि हम लोग 22 तारीख को शायद था वो कि हम लोग पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। उसमें इतना बड़ा अलायंस होने के बावजूद जो दिखाई दिया, मैं भी था वहां पर कचहरी अम्बेडकर पार्क में, वहां सपा के लोग कुछ जरूर जुटे थे, उनके प्रदेश शहर अध्यक्ष भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे और पूर्व मंत्री भी थे, सुरेंद्र पटेल जी थे। कांग्रेस से वहां
आपके जिलाध्यक्ष दिखाई दिए, शहर अध्यक्ष दिखाई दिए, लेकिन उनको छोड़ करके बहुत इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। कोई बड़ा चेहरा उस दिन दिखाई नहीं दिया। हो सकता है वो अपने किसी अन्य जिलों में, हो सकता है कि वो अपने कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन वो जो कुछ वामपंथी दिखाई दिए थे वहां पर पुराने, लेकिन वो जो एक जुटान होनी चाहिए थी, क्योंकि वो पहला एक बड़ा मुद्दा था लोकतंत्र को लेकर के। आप जो आपका कथन है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हम लोग भी मानते हैं उसको। 146 सांसद माने आप पूरा एक तरह से विपक्ष ही आपने बाहर कर दिया। उस मुद्दे पर भी जो जुटान होनी चाहिए थी, मेरे समझ से वो जुटान नहीं दिखी है। नहीं, मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ जी। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। सवाल मौजूद यह है कि 146 सांसद जो हटाए गए, क्या इस देश की मीडिया कहीं सवाल सत्ता से नहीं करती कि उनका दोष क्या था, उनकी गलती क्या थी? अगर संसद में प्रतिपक्षी सांसद चुनकर के गए हैं जनता के द्वारा, तो करोड़ों लोगों के द्वारा 146 लोग चुने गए। क्या इस देश के 146 लोग जो चुन के गए, उस करोड़ों लोगों की उस करोड़ों जनता का अपमान नहीं किया जा रहा है? और किस बात पे? कि जो नए संसद में लोग गए थे, कहा जाता है साहब कि परिंदा पर नहीं मार सकता। और मैं मानता हूं कि नौजवानों का जिस तरह से प्रवेश किया, बिल्कुल वो गलत तरीका था, निंदनीय था। लेकिन करे क्या इस देश का नौजवान? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाली सरकार जहां पे 13 करोड़ रोजगार छीन चुकी है। और दूसरी तरफ उन्होंने नौजवानों ने क्या कहा कि अराजकता नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, महंगाई नहीं चलेगी, ये मुद्दे नहीं है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीप करने की पॉलिटिक्स है, मैं आपके मीडिया से चाहता हूं कि हमारी जुटान कहां हुई है, हो रही है। उससे ज्यादा मुद्दा बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए कि अपने एक क्या कहते हैं कि पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी नजर आती है। आप देखिए कि उस संसद को एक गली छाप तरीके से बोलने वाला रमेश बिधूड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी आती है, यहाँ पे प्रताप सिन्हा को बचाती है। तो ये मुद्दा बड़ा है। हमारी जुटान शुरुआत हुई है। मैं बिल्कुल बनारस के लहजे में कहूं कि चूंकि हमारी जो यूपी जो यात्रा चल रही है, उसमें आपको बताऊं कि हमने यात्रा का मार्ग तो मात्र 11 जिले हैं, सहारनपुर से लखनऊ तक, लेकिन उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में लोग संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो संपर्क इसलिए कर रहे हैं कि आगामी दिनों में हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी की भी भारत जोड़ो यात्रा संभवतः तारीख नहीं शुरू, तो उसको लेकर भी कार्यक्रम है और आगे दिखेंगे आपको लोग। मैं वहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी की जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जो भी हो, हमारे कहने का आशय ये था कि आप अपने आप को बीजेपी का विकल्प साबित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये आप तभी साबित कर पाएंगे जब आप सड़कों पर दिखाई देंगे। अगर सड़कों पर आप दिखाई नहीं देते हैं जनता के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, खिलाड़ियों के मुद्दे पर, या शिक्षा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ते हुए, जब तक आपने ये चीज कर्नाटक में दिखाई है, आपने ये चीज हिमाचल में दिखाई है, आपने ये चीज तेलंगाना में दिखाई है, तभी आपको वहां की सत्ता मिली है। लेकिन वो चीज आपको, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, महज 2 से 3 महीना होता है बचा है आपके पास, और लोकसभा चुनाव के दृष्टि से 2 से 3 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। उस लिहाज से ये भी कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उनकी तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि कहीं आपकी गति थोड़ी सी धीमी है। मुझे लगता है कि इसका गहराई से और ईमानदारी से इसका आकलन आपका भी चैनल करे। हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। जब आपको ख्याल होगा कि सुल्तानपुर एक महिला आरक्षी को लेकर के उसको चाकुओं से गोद दिया गया, जो अयोध्या गई थी ड्यूटी में, उसको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, जाकर के उस महिला आरक्षी परिवार से भी मिले। और भाजपा के सांसद जो मद्य निषेध का आंदोलन चला रहे थे, युगल किशोर नाम है उनका, या अगर गलती हो तो उसको सुधार कर लीजिएगा, उनके घर में उनके बेटे के पिस्टल से गोली चली। ये उसी तरह की घटना की आर्म्स एक्ट का मुकदमा किया गया। और जैसे लखीमपुर के मामले में
कि अजय मिश्र टेनी के लड़के के ऊपर, जिसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था और पिता के ऊपर होना चाहिए था 120B के तहत, क्योंकि उन्होंने उभारने का काम किया था, 4 दिन बाद उनके लड़के ने थार गाड़ी से चढ़ा करके किसानों की हत्या कर दी। ये घटना हुई और किसानों को मुद्दे पर लेकर के ज्यादा दूर न जाए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही BHU IT की छात्रा के साथ कैंपस में गैंगरेप हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी उतरी और BHU के ही छात्र संघ की राजनीति से निकले हमारे दो नेता, श्री अनिल श्रीवास्तव जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी जो उपाध्यक्ष थे BHU के, जाकर के स्वयं उनके साथ हम लोगों ने यहाँ के पुलिस कमिश्नर से मिला। आज 2 महीने हो गया, आज वो दक्षिण को लेकर के तमिल संगम किया जा रहा है और दक्षिण की बेटी के साथ न्याय नहीं मिला। और यही कारण है कि जो आपने कहा कि आप सड़कों पे नहीं है, सड़कों पे कांग्रेस पार्टी है जय जी। आज सड़कों पर उतरने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत होगा, आज दक्षिण भारत जो है भाजपा मुक्त हो चुका है। ये हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने बहुत सारी ज्ञान, आपका ये दावा है कि आप लोग सड़क पर हैं। हो सकता है कि हमको नहीं दिखाई दे रहा हो, हमारे कुछ साथियों को नहीं दिखाई दे रहा हो। हम एक दूसरा मुद्दा आपने अभी उठाया, लड़कियों का मुद्दा। जिस तरह से ओलंपिक चैंपियन मेडलिस्ट लड़कियां लड़के साल भर से जूझ रहे थे, उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर 40-42 दिन धरना प्रदर्शन भी किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं चल रहा था, तो उनको FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। FIR दर्ज हुई, लेकिन जो मेन दोषी था ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि BJP के सांसद भी हैं गोंडा से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। दूसरा चुनाव हुआ और बनारस के ही रहने वाले और ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत नजदीकी उनके सहयोगी संजय सिंह जीत करके आए। और उसके बाद जिस तरह से वो लड़कियां आई सामने और साक्षी ने जिस तरह से अपना जूता निकाल करके रख दिया और रोते हुए उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया। फिर 1-2 पुनिया भी आए, उन्होंने अपना पदसू भी वापस किया। आपकी पार्टी से जुड़े वीरेंद्र सिंह शायद मैं सही हूं तो उन्होंने वापस करने की बात की। अगले दिन वो कमेटी जो चुन करके आई थी उसको निलंबित कर दिया गया। ये जो घटनाक्रम चला है उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, वो जो एक जाट समुदाय है वो आप इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेगा? देखिए, ये जो वोट मिलेगा आपको? जो मुद्दे आपने उठाए हैं, सबसे पहली बात कि मैं किसी समाज या समुदाय विशेष की बात नहीं करता हूं, वो उनका अपना सोचने का तरीका होगा, वो जाट हैं या नॉन जाट जो भी हैं। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने जब इस देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों को चाय पे आमंत्रित किया, पूरे देश को बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपनी बेटियों का सम्मान बढ़ा रहा है। और क्या कहा था, वो वीडियो क्लिप आपके पास होगा। उसी विनेश फोगाट से कहा था कि बेटी तुम बहुत जल्दी गुस्सा करती, तुम मेरी बेटी हो और कभी भी तुम्हें दिक्कत हो तो मोदी है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार से गुहार लगाती रही, दिल्ली में वो पिछले जनवरी में बैठी रही कड़कड़ाती ठंड में, किस बदसलूकी के साथ उनको हटाया गया, किया गया। क्या नरेंद्र मोदी देख नहीं रहे थे? इस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के एक फुटबॉलर की तबीयत खराब होती है उसको ट्वीट कर सकते हैं, वर्ल्ड कप के मैच को ट्वीट कर सकते हैं। और जिसको बेटी कहा, प्रधानमंत्री जी अगर उसके साथ न्याय करते तो पूरे देश की बेटियों का सर जो है सम्मान से उठ जाता। उसके बाद आपने देखा झुकाने का काम कौन किया। आपने बहुत अच्छी बात की कि इस देश के किसानों ने शहादत पे शहादत देकर के 750 शहादत दी और प्रधानमंत्री को झुक करके, क्योंकि झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, बहुत शर्म आती कि हमारे सांसद भी हैं, झूठ बोला। आज 1 साल से ऊपर हो गया, कहा कि साहब आपकी
जो है लीगल एमएसपी का कानून बना के देंगे, नहीं दिया। और दूसरा झुकाने का काम इस देश की बेटियों ने किया। और जो चुनाव का था, वो चुनाव प्रक्रिया कैसे हुई, क्या मालूम नहीं था क्या? दबाव जो बढ़ा, दबाव इस बात का बढ़ा कि नरेंद्र मोदी जी, उनके लोग, अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, वो इसको भी पचा लेना चाहते थे। इसलिए कि जैसे उन्होंने प्रताप सिम्हा को बचाने का काम किया, नौजवानों का बीओपी लगा करके भेज दे रहे हो, वो संसद में गए। मैं बार बार कहा उनका तरीका घुसने का गलत था, लेकिन अगर उनकी मेंसीरिया गलत होती तो वो गन पाउडर की जगह वो पिस्टल बम भी चला सकते थे। आज यहां पे मैं एक चीज खत्म कर रहा हूं। आज यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कमेटी को भंग किया, हमारे पहलवानों ने उसका स्वागत किया। स्वागत इस बात का किया कि सरकार इस बात को समझ रही है कि किसान से लेकर के बेटियों तक के सम्मान की रक्षा हम नहीं कर पाए हैं। और निसंदेह ये हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बेटियों की घर में पूजा होती है, हम लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में पूजते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लोग भी दुर्गा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। माता सीता के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, इन्हीं के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था, तो इनसे हमें प्रमाण पत्र नहीं लेना। लेकिन हिंदुस्तान के हर घर में हम जब यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहते हैं, तो आज उन देवियों के रूपी बेटियों का सम्मान नहीं हुआ है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में इस देश का नौजवान, महिला, किसान और व्यापारी इसका जवाब देगा। जाट बहुल क्षेत्र, जाट वोट बैंक की बात मैंने इसलिए भी की कि उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, मुद्दा है, सवाल नहीं मुद्दा है। जब राज्यसभा के सभापति जिनकी मिमिक्री होती है और उसके बाद उनका जो बयान आता है और वो अपने आप को राज्यसभा का उपसभापति या उपराष्ट्रपति न बता करके वो अपने आप को बताते हैं कि मैं एक जाट हूं, और वो जाट बिरादरी का अपमान हुआ है। अब वो भले उनके समझ से जो देश और पूरी दुनिया की एक कला है मिमिक्री, उस कला के प्रति उनकी जो सोच होगी वो अलग है। लेकिन वहीं से एक चीज खड़ी हुई कि जाट बिरादरी, क्योंकि एक बड़े आंदोलन के बाद 2019 का चुनाव हुआ, लेकिन उसमें जो अपेक्षा की जा रही थी, जो उन किसानों को लेकर के, उस जाट बिरादरी को लेकर के कि वो विपक्ष के साथ आएगा, वैसा दिखाई नहीं दिया। क्या अब की बार वो जो चीजें सामने आई हैं, इससे कुछ उम्मीद बनती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, चंडीगढ़, काफी कुछ पंजाब, इन इलाकों में करीब 35-40 सीटें होती हैं, उस पर क्या विपक्ष अपना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अजय जी, उससे देश का हर समुदाय, हर वर्ग और पूरा देश थका हुआ है। वो परिवर्तन चाह रहा है। और जो आपने संसद की बात कही, राज्यसभा में की बात कही, पहली बात कि संसद के बाहर सांसदों ने अपनी बातचीत में किया, और जिस संसदीय परंपरा का हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हवाला दे रहे थे, उस समय कहां वो यादें चली जाती हैं जब देश का प्रधानमंत्री किस गलत इशारे से ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो क्या था? देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद को सुपनखा कहा संसद में, तब कहां था? एक नारी की मर्यादा को उल्लंघन किया था। पूरी संसद बहुमत में लोग हंस रहे थे। दिक्कत क्या है कि लोकतांत्रिक परंपरा को वही दल मान सकता है, वही नेता मान सकता है जो स्वयं में लोकतांत्रिक हो। और लोकतंत्र ये कहता है कि जब तक बहुमत अल्पमत का सम्मान नहीं करेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। और संसद के बाहर जो चीजें हुई, मिमिक्री को लेकर के मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्योंकि इस देश की संसद में एक चीज और जोड़ दूं कि जब समाजवादियों का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ होता था, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस संसद में नारा लगाते थे कि देश के उद्योगपतियों का एक दलाल जवाहरलाल गद्दी छोड़ो। तो जवाहरलाल ने कभी उनको निष्कासित नहीं किया और बैठा करके कॉफी पिलाई। ये संसदीय मर्यादा थी। और नहीं, एक पत्रकार ने पंडित नेहरू की तस्वीर जो है वो गधे की तरह बनाई थी कार्टून में। पंडित नेहरू ने फोन करके ये नहीं कहा उस मीडिया के चैनल से कि भाई उसके खून में तो हमारे लिए गाली लिखी हुई, उसको निकाल दो।
जो यहाँ के एक पत्रकार के साथ हुआ, बल्कि पंडित नेहरू ने बुला के कहा कि गधा आपके साथ शाम को चाय पीना चाहता है, कॉफी पीना चाहता है। ये हुआ था। आज क्या हो रहा है कि साहब मिमिक्री की गई और क्या क्या प्रधानमंत्री करते। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जी पहली बात कि उस पद की गरिमा को रखें। क्या बोल रहे हैं कि जाट का अपमान कर दिए, कि जाट बेटियां नहीं दिखी थी। फिर कह दिए किसानों का अपमान कर दिए। 750 किसान नहीं दिखे जो अपने लिए अपना पेट खाली रख करके पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। 750 किसान मर गया, कहां थे उस समय उपराष्ट्रपति महोदय। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, वो अपने मतदाताओं के अजय जी टेस्टिंग करते हैं। भाषण देने की कौन सी जरूरत है भाई, आप आर उद्घाटन करके चले जाओ। अरे सीवर के चौके से लेकर के स्टेडियम तक का फीता प्रधानमंत्री काट रहा है, यहाँ के सभासदों को विधायकों को काम ही नहीं किया। तो टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग में क्या होता है आप देख लीजिए, स्कूल बंद, स्कूल के बच्चे, सारे अधिकारी कर्मचारी, पता चलता है जितने पूरा सरकारी अमला आधी भीड़ में रहता है। और यही काम जो परंपरा प्रधानमंत्री ने डाली है, इसी को लेकर के उपराष्ट्रपति महोदय भी टेस्ट कर रहे थे कि देखो देखें जाटों में क्या मैसेज आता है, किसानों में कोई मैसेज क्या जाता है। एक भी किसान संगठन समर्थन में आया, एक भी जाट समुदाय समर्थन में आया, क्योंकि इस देश में सत्ता के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह है और कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए इनको हार असंभावी दिख रही है, सामने दिख रही है। इसलिए इस तरह के नमूने प्रस्तुत करेंगे। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 2024 में इंडिया गठबंधन मुद्दे के साथ आने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबको लेकर के चलेगी और मुद्दे आधारित हम कार्यक्रम लेकर के चलेंगे। हम धर्म जात के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक नारा हमारा है जाति जनगणना, उसको भी स्पष्ट कर दूं। पहली बात कि जिसको लेकर के कहा जा रहा साहब कि हम फला माइंडेड हैं, फला माइंडेड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाति जनगणना के द्वारा हिंदुस्तान में कम से कम ठीक है, हमारी सरकार रही, हमारे नेता ने तो कहा ठीक है साहब हमारी गलती थी, मान लिया, आप हमारा वाले लागू कर देते। आप महिलाओं का आरक्षण लगाते हो, आप नहीं बताते कि उसमें आरक्षित वर्ग की महिला की क्या भागीदारी रही। अरे उसको स्पष्ट कर देते, 24 के चुनाव में लागू कर दीजिए। जाति जनगणना से करना है कि सवर्ण तबके में भी जो लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, सवर्ण तबके में भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पास गांव में एक मिट्टी धूल नहीं है, जिनके पास कहीं भी आय का स्रोत नहीं है, तो वो भी तो असमानता है। तो इसलिए उनकी भी भागीदारी मिले, इसलिए जाति जनगणना आवश्यक है। कि जाति जनगणना के द्वारा मालूम चलेगा कि इस देश में दलित, पिछड़ा और सामान्य वर्ग में किसकी आर्थिक और किसकी सामाजिक कितनी बढ़ोतरी हुई है और कौन हाशिए पे खड़ा है। इसलिए जाति जनगणना कराना आवश्यक है, इसलिए कि समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले। संजय जी, आपने मुद्दों की बात उठाई और एक मुद्दा जो कि पिछले विधानसभा 5 विधानसभा चुनावों में भी राहुल जी उसको प्रमुख मुद्दा मान करके चल रहे थे। हर जगह उन्होंने जाति जनगणना की बात की है। इस बार लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन का मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा तो अजय जी जो सरकार आई थी कहते थे कि भ्रष्टाचार पे हम इस तरह से लगाम कसेंगे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का मैं उसी पे आ रहा हूं कि जब 2014 में इनकी सरकार बनी तो उस समय देश में 53 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है, अर्थव्यवस्था की हालात इतनी है कि 65 सालों में पंडित नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक आए और 53 लाख करोड़ का कर्जा आया, और इनकी सरकार में 205 लाख करोड़ का कर्जा है। और जो हमारी जीडीपी है उसके 100% माइनस में हम चल रहे हैं। मतलब हमारा जो ब्याज, आज एक गर्भ में बच्चा जो पल रहा है उसके ऊपर भी 1,40,000 का कर्जा आ चुका है। तो ये तो अर्थव्यवस्था की चुनौती लेकर के चल रहे हैं। दूसरी तरफ रोजगार देने की बात कही थी हमने, जहां जहां सरकारें बनाई हमने रोजगार की बात की है। इस देश में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी इस देश को लगी है, कोरोना से भी बड़ी कह रहा हूं, तो इस देश का जो युवा परेशान है। 45 साल में मैं तो कह रहा हूं कि 55 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी का दंश युवा झेल रहा है। उस बेरोजगारी को दूर करने का, किसानों के लिए उनकी फसलों का उचित दाम मिले, इसका मुद्दा। और एक चीज और बता दूं, ये लोग जो कहते हैं कि साहब चीन का प्रेम दिखाते हैं, लाल आंखें कहां चली गई जो लाल कारपेट बिछाकर। आज कांग्रेस की सरकार जब देश आजाद हुआ था तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो भारत सरकार ने संसद में रखा था कि कांग्रेस की सरकारों ने भारत का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम किया। चाहे श्रीमती गांधी ने सिक्किम को जोड़ करके किया, चाहे पंडित नेहरू की जब सरकार थी तो उस समय बिल्कुल जो कब्जा
अंग्रेजों की समस्या उनका चीन का हुआ करता तो वही भाग गया। हमने इस देश का भौगोलिक सीमा बढ़ाने का काम किया। और ये अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी गए थे, क्या बताया लोगों ने लद्दाख में कि साहब चीन घुस के आ गया, हमारा प्रधानमंत्री बोलता नहीं। तो लगातार इनके शासन सत्ता में देश की जो है भौगोलिक सीमा भी घटी है, हमने तो बढ़ाने का काम किया। तो आज हम जब 2024 में जाएंगे तो हमारे सामने अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे सामने युवा शक्ति सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे सामने इस देश का पेट भरने वाला हजारों की संख्या में किसान सबसे बड़ी चुनौती है, इस देश का छोटा व्यापारी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सच आपको बता दूं कि जब भी भाजपा सत्ता में आती है लघु उद्योगों का दमन करती है, जिसका जीता जागता प्रमाण है गौतम अडानी। आज गौतम अडानी गंगा के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर के और विदेश में जाकर के जहां प्रधानमंत्री जी ठेका दिलाने काम करते हैं वो गौतम अडानी कर रहा है। हम चाहते हैं कि सबको काम मिले, तो आज लघु उद्योग डूब रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज और कहना चाहता हूं कि देश में सांस्कृतिक जो धरोहर है, धरोहरों का अजय जी विकास नहीं होता, संरक्षण होता है। चाहे मेसोपोटामियन कल्चर को देख लीजिए या दुनिया के ऐसे बेबीलोन की सभ्यता को देख लीजिए, तमाम सभ्यताओं को संरक्षित वहां की सरकारों ने किया और देश विदेश से लोग देखने जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में बार बार कहता हूं, हम लड़ाई लड़े हैं, बाबा विश्वनाथ के उस धरोहर को, सांस्कृतिक धरोहर को छेड़ा है। और इसका सबूत 3 बात से करना चाहता हूं। कैसे कोई बेटा मां के साथ दगा कर सकता है? किसी ने नहीं बुलाया था, मां बेटा ने बुलाया, मां ने बुलाया था। 18% जीएसटी लेकर के मां गंगा का गंगा जल बेचने का काम कोई नालायक औलाद कर सकती है। मां वेंटिलेटर पड़ी थी, जिसको जल की अविरलता चाहिए उसका सीना चीर करके नहर बनाया गया नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। एनजीटी का मुकदमा उस बात का गवाह है कि जिस मां को अविरलता के लिए जल चाहिए वहां टेंट सिटी बनाया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि आपने मां गंगा को भी नहीं छोड़ा और इसलिए बाबा विश्वनाथ की चौक को उजाड़ दिया। एक वट वृक्ष को इलाहाबाद के वहां पे अकबर के किले में ताला खुलवा करके दर्शन कराया जाता है। और यही देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है और सांस्कृतिक विरासत में है, वहां दर्शन के लिए। इसलिए ये लोग, मैं 3 चीज कहना चाहता हूं कि जिसको भी मां भारतीय जनता पार्टी कहती है उसके सगे नहीं होती। गंगा को मां कहा, इनके लोग गोकसी में शामिल हैं, इनकी सरकारें बीफ को बंटवा रही हैं और आज भारत कहीं ना कहीं दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट कंट्री में होता है। दूसरा, मां कहा गंगा को, मां गंगा का 18% जीएसटी को गंगा जल बेचने का काम किया, सीना चीर करके 12 करोड़ खाने का काम किया और भारत माता का नारा लगा करके शाखा चलाते हैं। आज भारत माता कैसे है, खून के आंसू रो रहे, जिसके 2 औलादों को हिंदू मुसलमान करके बांटा जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। आपने जो मुद्दे भी बताए जिसमें अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो सांस्कृतिक धरोहरों को भी आपने इसमें शामिल किया है। हमने ये चीजें आपसे सिर्फ इसलिए पूछी थी कि सिर्फ एक मुद्दा लेकर के, जैसे आप राफेल का मुद्दा लेकर के आए चुनाव में, सिर्फ अडानी का मुद्दा लेकर के आए, सिर्फ एक मुद्दा लेकर के आप इतनी बड़ी फतह हासिल नहीं कर सकते हैं। इस पर आप लोगों को मंथन करना भी होगा। कुछ चीजें आपने बताई हैं। आपने ये भी बताया कि किस तरह से आप लोग उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेट करेंगे और सीटों का बंटवारा में भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी है, घेरेबंदी भी होगी। और आप एक चीज जरूर है कि आप भले हमारे साथ इस बात से इत्तेफाक न रखें कि आप जातिगत आंकड़ों पर जाकर के कोई रणनीति नहीं बनाएंगे, लेकिन जो भारत की, देश की स्थिति है, कोई भी चुनाव हो, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जाति रणनीति, जाति गणना वो कहीं न कहीं बीच में आती ही है। और जो कुछ भी रणनीति बनती है वो जातिगत आधार पर ही ले जाकर के उसको बनाया जाता है। वोटिंग भी उसी तरह से फिट की जाती है, प्रत्याशी भी उसी ढंग से ले आते हैं। इन सारी चीजों पर बहुत व्यापक रूप से एकदम अपने अंदाज में, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उस ढंग से आपने हमारे सवालों का जवाब भी दिया। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर मिलेंगे, अभी शुरुआत है।
गठबंधन में बाकी सारी चीजें कुछ और आगे आने के बाद फिर हम लोग मिलते रहेंगे। हमारा दर्शकों से अनुरोध है कि आप लगातार बने रहिए। इन सब मुद्दों के साथ हम बार बार आपके साथ आकर के आपको जो चीजें कोई भी मीडिया नहीं दिखाएंगी वो चीजें हम आपके सामने परोसने का काम करेंगे, ये मेरा वादा है। इन्हीं सबके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ये जरूर अगर वीडियो अच्छा लगे आप उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।